जी भाई। अच्छा। ओके, तो स्टार्टिंग ऑफ विद, यार ये जून 2021 का पेपर है तो मेरे पास ये रखा हुआ था, तो यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को बोला है ट्राई एंड डू एज मच रिसेंट ईयर्स एज पॉसिबल, क्योंकि वो सबसे रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, डिफाइन डेंसिटी। डेंसिटी कैसे डिफाइन की जाती है भाई? मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स इट। ये इसका आंसर हो। सही है, जो उसका बेसिक फॉर्मूला है वो आंसर। उसके बाद वी कैन सी अ क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम अनसर्टेनिटी। हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज दी हुई है, ठीक है। सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक कोई फॉर्मूला है मास का, 1/3 ρ h x स्क्वायर। देख लेते हैं हो क्या रहा है। सो वी आर गिवन अ पिरामिड। पिरामिड की डेंसिटी है रो, उसका मास है m, और इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है मास का, जिसमें डेंसिटी है रो, h हाइट है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करना। x लेंथ है ईच साइड, ठीक है। ओके, और हमें ये उनकी एक्चुअल वैल्यूज दी हुई हैं। इसका सिंबल होना चाहिए m, इसका सिंबल होना चाहिए x, इसका सिंबल होना चाहिए h, ठीक है। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं है, बल्कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो पता है इनके सिंबल्स क्या होने चाहिए? ये देखिए, क्योंकि ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी मास है, इसका सिंबल होना चाहिए डेल्टा m अपॉन m मल्टीप्लाई बाय 100। ये पूरे का आंसर है 2। इसी तरह ये है डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और ये इसका सिंबल है डेल्टा h अपॉन h मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये सारे सिंबल। तो हमें बोले कैलकुलेट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द लेंथ x। इट्स जस्ट 1 मार्क क्वेश्चन। यहाँ से समझ में आ रहा है कि कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं होने वाला, ये बहुत छोटा सा कुछ चीज होने वाला। हमें x की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए। अगर मैं आपको x की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सिंबल्स में बताऊं तो वो ये रही, ठीक है। तो मैं टाइम टू टाइम जाके देखता रहूंगा किसी को ऐड होना है। ओके, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड आउट absolute uncertainty in x. That means delta x is to be found out. And what we are given in the question, the thing that is given is delta x upon x multiplied by 100, and that is equal to 5%. Because ये जो percentage uncertainty है, इसका symbol मैं बता चुका हूँ ये, right? अच्छा, और क्या चीज given है हमारे पास? ये x भी given है, this is also given. What is the value of x given? 4 centimeters. अच्छा, ये ऐसा यूनिट में नहीं है, लेकिन क्या मैं इसको कन्वर्ट करूंगा? Am I going to convert this x from centimeters to meters? No. Answer is no. Why not? Because if you see the answer unit, the unit required in the answer is also centimeters. That means we'll let all units to be in centimeters. ठीक है, तो इसको भी सेंटीमीटर में रहने दें, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो इट्स गोइंग टू बी, क्या हो जाएगा ये देखें, डेल्टा एक्स जो कि फाइंड करना है अपॉन 4.0 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 5। यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा एक्स। सो इट्स गोइंग टू बी delta x equals to 5 into 4 upon 100. 5 4s are 20. 20 upon 100 is 0.2. The answer is 0.2. अच्छा, आपको अक्सर मैं बोलता हूँ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लिखा करें, या प्लस माइनस भी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ। लेकिन यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट, मैंने बताया था चैप्टर 1 में अनसर्ट। ऐसे किसी का माइक ऑन है तो जरा ऑफ कर दें। अब्दुल्ला नासिर, ठीक है, माइक ऑफ कर दें, और जब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि देखो, क्या बोल रहा था ये, कि वैसे तो दो सिग्निफिकेंट में आंसर लिखना होता है। आपको अगर कभी 0.2 आंसर आए तो आप 0.2 नहीं लिखेंगे, 0.20 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वाला जीरो लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ चैप्टर 1, ऑल द रूल्स आर डिफरेंट अनसर्टेनिटीज। इसमें हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को राउंड ऑफ करते हैं टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। रिमेंबर दैट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वन सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ, इसलिए इसको 0.2 लिखेंगे। उल्टा अपना आंसर को गलत नहीं कर देंगे एफिशिएंट बनने के चक्कर में 0.2, ठीक है। तो चैप्टर 1 के यानी कि अनसर्टेनिटी के राउंडिंग ऑफ के रूल्स अलग। अच्छा भाई, नेक्स्ट पार्ट, द डेंसिटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द मेजरमेंट इन टेबल 1.1, डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी। पहले तो वो जो फॉर्मूला दिया हुआ था ऊपर, अगर आप देखें m इज इक्वल्स टू ये वाला, इसमें डेंसिटी को सब्जेक्ट बना लो, तो ये हो जाएगा
3m अपॉन एच एक्स स्क्वायर। सही कह रहा हूँ? 3m अपॉन एच एक्स स्क्वायर, ये डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। पहले तो जरा डेंसिटी का फॉर्मूला बना लें, क्योंकि हमें किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है? डेंसिटी की। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेंसिटी इक्वल टू 3m अपॉन एच एक्स स्क्वायर। Okay, now to find percentage uncertainty in density, what can we do? We can add the percentage uncertainties of individual quantities. So 3 की तो कोई percentage uncertainty नहीं होती, m की percentage uncertainty plus h की percentage uncertainty plus 2 times, क्योंकि मैंने बताया था ये जो पावर एक कोएफिशिएंट बन जाता है, 2 times x की percentage uncertainty। ठीक है, जब भी फॉर्मूले में चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, so we have to add either fractional uncertainties or we have to add percentage uncertainties to get the same thing of the final answer. Okay, so what is the percentage uncertainty of m? यहाँ पे दी हुई है सबकी परसेंटेज 2%, इसको लिख लेंगे हम 2 प्लस h की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 4 और 2 टाइम्स x की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 5। तो ये कितना आंसर हो जाएगा भाई? 2 प्लस 4 प्लस 10 यानी कि 16%. So the answer is, what is the answer? प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस लिखना जरूरी नहीं है, वैसे लिख लें तो प्लस माइनस 16%। क्लियर होगी बात? मेरी आवाज क्लियर आ रही है या लैग शैग हो रही है? ओके, कोई क्वेश्चन है? द क्वेश्चन है सर, हर दफा अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। भाई अब्दुल्ला, इस पे मैं थोड़ा बता चुका हूँ पहले भी, जब भी फॉर्मूले में प्लस माइनस, बल्कि आपकी नोट्स में काफी मैंने अपने अल्फाज में जो है ना दफा लिखवाया भी था कि इफ द फॉर्मूला के अंदर चीजें प्लस माइनस हो रही हैं तो वी ऐड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, और अगर फॉर्मूले में चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं तो वी डू नॉट ऐड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय एडिंग द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज और बाय एडिंग द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज। ठीक है, तो जब फॉर्मूले में चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हो तो रूल होता है कि आप डायरेक्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड नहीं करेंगे, बल्कि या तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड करेंगे या परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड करेंगे तो आंसर में भी आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मिलेगी, और यहाँ पे मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड किया तो मुझे आंसर का परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिली। ठीक है, ओके, लास्ट पार्ट है इसका। द स्क्वायर बेस ऑफ द पिरामिड रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ बेंच। Use the data to calculate the average pressure of the pyramid on the surface of the bench. The answer is not required. Okay. प्रेशर निकालना है, पिरामिड कितना प्रेशर लगा रहा होगा सरफेस के ऊपर। तो ये क्वेश्चन है प्रेशर में से, जो कि नॉर्मली P2 में आता नहीं है, लेकिन बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन ए, राइट, ओ लेवल। फोर्स यहाँ पे क्या है? पिरामिड का वेट, वेट अपॉन एरिया। कौन सा एरिया है? ये बॉटम का एरिया जो कि कांटेक्ट में है, बॉटम एरिया जो कि कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ। अच्छा, वेट का फॉर्मूला होगा mg। ठीक है, और जो बॉटम है वो स्क्वायर बेस्ड है, हमें बोला हुआ है इसने क्वेश्चन में, स्क्वायर शो द सॉलिड स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, यानी कि ये भी x ये भी x। तो बॉटम एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर या x इंटू एक्स, राइट। तो अब मैं यहाँ पे ये लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो m इन, अच्छा अब m की भी वैल्यू डाल देते हैं, हम सारी वैल्यूज डाल देते हैं, बस बच्चों वाला सवाल है, ये हो जाएगा 2 मिनट। तो मास कितना दिया हुआ है भाई? हमें आंसर ऐसा यूनिट में चाहिए, पैस्कल्स में। ठीक है, फ्री के 3 मार्क्स। तो कितना मास दिया हुआ है भाई? क्वेश्चन में जाके पढ़ लेते हैं। मास दिया हुआ है 119.5 ग्राम्स। अब जरा गौर से देखो, ये ग्राम्स है और हमें आंसर में ऐसा यूनिट में आंसर चाहिए तो किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 19.5
जी भाई मेरी आवाज आ रही है? सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। कैन यू हियर मी? जी सर आ रही है। स्टार्ट शेयर, यस ओके। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं जो है ना जरा किसी को होस्ट बना देता हूँ, ठीक है? यूसुफ आपको मैं को होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? डू यू वांट टू मेक? यस यूसुफ, सही है। तो अगर मेरा मेरा असल में ये मसला आता है, पता नहीं क्या चक्कर है, मैंने दुनिया की हर चीज ट्राई कर ली कि, लेकिन थोड़ी देर के बाद थोड़ी 2 मिनट के लिए डीसी होता है, कुछ सेकंड्स के लिए। चलो, तो मैं कहाँ पे था जरा मुझे बता दें, क्या ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था या मैं कहाँ तक पहुंच गया था? प्रेशर निकालने वाला क्वेश्चन। अच्छा यूसुफ, कोई एंटर होने के लिए आए तो आप कर दीजिएगा उसको। यूसुफ तुम हो क्लास में? अच्छा मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा, मैं कॉल पिक कर रहा हूँ। ओके ओके। ये क्वेश्चन मैंने कहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था डिस्कनेक्ट होने से पहले? ये पार्ट सी वाला, ये पूरा समझ में आ गया कि कैसे होगा? प्रेशर दैट द पिरामिड एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड, उसका फॉर्मूला होना चाहिए फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि वेट ऑफ द पिरामिड अपॉन एरिया। वेट का मतलब होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है? एम जी अपॉन एरिया। और एम हमें दिया हुआ था 19.5 ग्राम, उसको एसआई यूनिट में इसलिए कन्वर्ट किया बिकॉज आंसर हैज टू बी गिवन इन पास्कल्स व्हिच इज द एसआई यूनिट्स, एवरीथिंग मस्ट बी इन एसआई यूनिट, ठीक है? क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? आगे चलें। इजी क्वेश्चन था ये। सेंटीमीटर्स को भी मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये करना पड़ा, ठीक है? ओके मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं पर्सन यूजेस अ ट्रॉली टू मूव अ सूटकेस एट एन एयरपोर्ट, द टोटल मास ऑफ द ट्रॉली एंड द सूटकेस इज दिस, ठीक है? ट्रॉली और सूटकेस का मास दिया हुआ है जो कि मूव कर रही है एयरपोर्ट के ऊपर। द पर्सन पुशेस द ट्रॉली एंड द सूटकेस अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट कांस्टेंट स्पीड। देखो कांस्टेंट स्पीड का मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक्सीलरेशन जीरो, यानी कि एफ नेट इक्वल्स टू एम ए होता है ना। तो अगर ए जीरो है तो मतलब नेट फोर्स जीरो है, मतलब फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू बैकवर्ड फोर्स, सही? एनीवेज, और वो स्पीड दी हुई है ये। एंड देन रिलीजेस द ट्रॉली। अच्छा कांस्टेंट स्पीड पे जाने के बाद ट्रॉली को रिलीज करेगा, फ्रिक्शन की वजह से ट्रॉली थोड़ी देर के बाद जाके रुक जाएगी अगर फ्रिक्शन हुई। द रिलीज ट्रॉली मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कम्स टू रेस्ट। यस, इस तरह हमारा अंदेशा था, ठीक है? अच्छा आवाज आ रही है? assume that a constant total resistive force, देखो resistive force constant है, ठीक है? याद रखो resistive force की वजह से heat produce होती है, remember that। और हीट एनर्जी को हम यहाँ एस में क्या बोलते हैं? वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है? अच्छा रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 18 न्यूटन, अच्छा ये कांस्टेंट है, मोशन को अपोज कर रही है। ओके नाउ कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड टू ओवरकम, कह रहे हैं कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड टू ओवरकम व्हाट ओवरकम, क्या ओवरकम करना? The total resistive force on the trolley and the suitcase when they move with a constant speed। ओके जब वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे तो कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी? पावर का क्या फॉर्मूला है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है? फोर्स कितनी है भाई जिसको ओवरकम किया जा रहा है? 18 न्यूटन। वेलोसिटी कितनी है भाई? 1.4। तो इतनी पावर लग रही है टू ओवरकम रेजिस्टिव फोर्स। So what is 18 multiplied by 1.4? You will get 25 watts। सही है बच्चों वाला फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? द कंडीशन टू यूज दिस फॉर्मूला इज दैट वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है? याद है हमने किया है वर्क एनर्जी पावर। ओके पार्ट 2, calculate the time taken for the trolley to come to rest after it is released। what is the time taken for the trolley to come to rest after it is released? अब देखो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे जरा पिक्चर बना रहा हूँ, आई होप आप समझ पाओ। समझ लो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है? ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ये ट्रॉली है, ठीक है? ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली। पॉइंट बी तक वो जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये यहाँ से यहाँ तक
जो जर्नी है वो है वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, ओके। यहाँ पे आने के बाद बी पे उसको आपने फोर्स लगाना बंद कर दी क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है कोई ना कोई। अच्छा, और वो फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स किसके बराबर है? 18 न्यूटन, क्योंकि बैकवर्ड फोर्स भी 18 न्यूटन। ठीक है, बैकवर्ड फोर्स भी 18 न्यूटन है, फॉरवर्ड फोर्स भी 18 न्यूटन है, जब भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, ओके। ये पार्ट सी है जहां पे वेलोसिटी हो गई जीरो, दिस इज कांस्टेंट डीसेलेरेशन। मुझे कैसे पता कांस्टेंट डीसेलेरेशन है? बिकॉज एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है उसको रोकने की। ठीक है, ओके। और यहाँ पे बस फॉरवर्ड फोर्स लगना बंद हो गई है, तो 18 न्यूटन की बैकवर्ड फोर्स लग रही है और उसको डीसेलरेट करा के यहाँ पे रोक देगी। ठीक है, बी पे उसकी स्पीड है 1.4 मीटर्स पर सेकेंड, और यहाँ पे उसकी स्पीड है 0। ठीक होगी बात? ओके। अब यहाँ से यहाँ तक का हमसे टाइम पूछा है, कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में। तो क्योंकि मुझे अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी हो तो टाइम निकालने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। लेकिन मसला ये है कि मुझे v तो पता है 0 है, u तो पता है 1.4 है, लेकिन मुझे डीसेलेरेशन नहीं पता और टाइम भी नहीं पता। दो अननोन है, ये भी अननोन है। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, राइट। फॉरवर्ड फोर्स तो कुछ नहीं है, बैकवर्ड फोर्स कितनी है? 18। बी से सी में फोर्स लगाना बंद हो चुकी है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ट्रॉली रिलीज हो गई है, सही, बी पे छोड़ दिया उसको। और मास कितना है ट्रॉली का वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 72। एक्सेलरेशन आ जाएगी यहाँ से -18/72। कितना होता है भाई -18/72? 0.25। तो अब क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन पता चल चुकी है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, मुझे एक्सेलरेशन मिल चुकी है। एक्सेलरेशन है -0.25 इंटू टी। ये -0.25 टी वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो इट्स गोइंग टू बी 0.25 टी इक्वल्स टू 1.4। टी इज इक्वल्स टू 1.4 अपॉन 0.25। क्या आंसर आएगा भाई? 1.4 अपॉन 0.25 का आंसर क्या होता है? 5.6। समझ आ रही है बात? इज इट क्लियर? जी भाई जरा बताएं, इज इट ऑल क्लियर और नॉट? माइक साइक ऑन करके बता दें प्लीज, ये ना हो कि मैं खुद ही अपने आप को पढ़ा रहा हूँ। हेलो। यार मैसेज पे बता रहे हैं आप। ओके, ठीक है, गुड हो गया। चले अब पार्ट बी एक दफा पढ़ लें। अब क्या हो रहा है? अब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं है बल्कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है ट्रॉली। आप देखो ट्रॉली नीचे आ रही है और अब उसका एक कंपोनेंट होगा वेट का डाउन द स्लोप, याद है? जो वो भी शायद लगना शुरू हो जाएगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो उसका वेट तो उसको फॉरवर्ड मूव नहीं करवा रहा। लेकिन जब वो इंक्लाइन प्लेन पे आ जाएगा तब वेट का एक कंपोनेंट होता था डब्ल्यू साइन थीटा, शायद वो भी होगा, लेकिन यहाँ मुझे थीटा नहीं दिख रहा। तो एक दफा पार्ट बी पढ़ लें। आई वॉन्ट यू टू रीड पार्ट बी फर्स्ट, बिकॉज मैं तो पढ़ के बताऊंगा तो सब अच्छी मजेदारी नहीं होगी जब तक आप खुद ना पढ़े कुछ। जी भाई। सर चैप्टर 7 तक यार। ठीक है।
जी भाई। तो आप लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन, देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अनदर प्लेस इन द एयरपोर्ट द ट्रॉली एंड सूटकेस आर ऑन अ स्लोप, ठीक है, द पर्सन रिलीजेस द ट्रॉली फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट एक्स से एक बंदे ने ट्रॉली को रिलीज किया है, उसके ऊपर जो है बैकवर्ड फोर्स मुझे पिक्चर में नजर आ रही है, क्या लिखा हुआ है, द ट्रॉली मूव्स डाउन द स्लोप इन अ स्ट्रेट लाइन, द डिस्टेंस अलोंग द स्लोप बिटवीन एक्स एंड वाई इज 9.5, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है हमें दिया हुआ है एस, जो कि 9.5, और क्या बोले, द कंपोनेंट एफ ऑफ द वेट ऑफ द ट्रॉली एंड सूटकेस दैट एक्ट्स अलोंग द स्लोप इज 54 न्यूटन, ये है डब्ल्यू साइन थीटा। नॉर्मली याद है अगर आपको, हमें यूं क्वेश्चन होता था, नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन को इन्होंने आसान कर दिया है, हमें ये एंगल दिया होता था थीटा, और ये ट्रॉली होती थी, ट्रॉली का ये वेट होता था डब्ल्यू, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वेट का, जो कि हमने ट्रायंगल कंप्लीट करना सीखा था, रिमेम्बर, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ट्रायंगल कंप्लीट, एक बनाते थे इस तरह परपेंडिकुलर टू द स्लोप, एक पर पैरेलल टू द स्लोप, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये होता था डब्ल्यू साइन थीटा, जो डाउन द स्लोप लग रहा होता, ठीक है, जिसके लिए आपको थीटा पता होना चाहिए था, एंगल ऑफ द स्लोप, और डब्ल्यू पता होना चाहिए, तो आप डब्ल्यू साइन थीटा निकाल, समझे आपने, आपके इन्होंने आपको डब्ल्यू साइन थीटा खुद से निकाल के दे दिया है 54 न्यूटन, ठीक है, आपका जिंदगी आसान कर दी, थीटा आपको खुद नहीं करना पड़ा, दिस इज द component of weight and the component of weight down the slope 54, this is the force opposing the motion 18 न्यूटन, ठीक है, और इतना डिस्टेंस ट्रैवल होने वाला है। ओके, अब पूछा क्या है इन्होंने, assume that constant resistive force, calculate the speed of the trolley at point y पे इसकी स्पीड क्या होगी, अच्छा x पे क्या हमें स्पीड पता है, डू वी नो द स्पीड एट x, डू वी नो द स्पीड एट x, लेट्स सी दैट, द पर्सन रिलीज द ट्रॉली फ्रॉम रेस्ट, ये देखो लिखा हुआ है एट x द स्पीड इज 0, यहाँ पे जो स्पीड है वो 0 है, आपको यहाँ पे स्पीड चाहिए, तो जरा डेटा बनाते हैं, अगर मैं डेटा बनाऊं तो देखो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जर्नी है, द कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जर्नी है, डाउन द स्लोप ट्रॉली आ रही है, एक्सेलरेट करेगी, क्यों कांस्टेंट एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि डाउन द स्लोप फोर्सेस कांस्टेंट है, डाउनवर्ड फोर्स भी कांस्टेंट है, बैकवर्ड फोर्स भी कांस्टेंट है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जर्नी में डेटा u 0 है, a की वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे डिस्टेंस पता है 9.5 मीटर्स है, मुझे v फाइंड करना है ना, v भी फाइंड करना है, तो मसला नहीं, जिस तरह पिछले पार्ट में एक्सेलरेशन निकाला था, क्या मैं यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ, क्या यूज करके, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए यूज करके, पहले तो जरा एक्सेलरेशन निकाल लेते, रिजल्टेंट फोर्स होती है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम, अच्छा जी, फॉरवर्ड फोर्स क्या दी हुई है 54 न्यूटन, बैकवर्ड फोर्स क्या दी हुई है 18, इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है ट्रॉली का, वो हमें क्वेश्चन के शुरू में दिया हुआ 72 kg, तो यहाँ से आप पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लें कि इस ट्रॉली की एक्सेलरेशन क्या हो, तो 54 माइनस 18 कितना होता है भाई, 44, 34 एंड 36, 36 अपॉन 72, यानी कि ये डबल होते हैं ना एक दूसरे का, 0.5, एक्सेलरेशन मतलब ट्रॉली की एक्सेलरेशन जो होगी वो कितनी होगी भाई, 0.5, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, ओके, अब अगर ये 0.5 है एक्सेलरेशन, अब आप कोई भी इक्वेशन, अब मैं यहाँ पे लिख लूँ कि यार मुझे एक्सेलरेशन पता है, मुझे 0. देखो 3 डेटा काफी होते हैं ना, 1 2 3, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जर्नी के लिए 3 डेटा काफी होते हैं, कौन सी इक्वेशन यूज करें जिसमें u भी हो, a भी हो, s भी हो और v, 2as equals to v square minus v square, so 2 into 0.5 into 9.5 equals to v square minus 0 square, तो यहाँ से आपके पास v का आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2 into 0.5 into 9.5, ठीक है जी, इसको आप कैलकुलेट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 3.1 आफ्टर राउंडिंग, समझ में आ रही है बात कि नहीं, the when to use when to assume acceleration and which statement will be given to, अच्छा एक तो भाई ये है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, दूसरा ये कि वो वर्टिकल जर्नी हो,
कैसी गिर रही हो? वो वर्टिकली फॉल कर रही है, कोई बॉडी वर्टिकली फॉल कर रही है ना, तो वर्टिकल जर्नी की एक्सेलरेशन 9.81 होती है, लेकिन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आप 9.81 नहीं ले सकते। हाँ, वो जब ले सकते हैं जब अगर आप W sin थीटा कर रहे हैं कहीं पे, तो W में तो G आता ही 9.81, लेकिन उसके अलावा कभी कभी भी एक्सेलरेशन 9.81 जब लेंगे जब वो वर्टिकली फॉल कर रहा हो, वर्टिकली फ्री फॉल कर रहा हो, ठीक है, तो उसकी जैसे नहीं कि आपको मैं बोलूँ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, तो उसकी एक्सेलरेशन आप लेंगे 9.81 माइनस में, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, उसकी एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, उसकी एक्सेलरेशन 9.81, और हाँ ए रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, ठीक है। Okay, next part is calculate the work done by force F for the movement of the trolley from X to Y. What is the work done? Work का formula क्या होता है? Work का formula होता है by force into distance in the direction of force. तो कौन सी force लग रही है? 54 minus 18 न्यूटन कितना होता है? 36, 30 नहीं, sorry, ये तो resultant force होती है. What is the work done by force F? Now what is the force F? ये जाके देखना पड़ेगा. F उसने किसको बोला है? F उसने बोला है the component F down the slope is 54. This is the force F. तो F ने कितना वर्क किया उसके लिए? F into D यानी कि 54 into 9.5. सिंपल आंसर आ जाएगा आपका 510 जूल्स. इजी क्वेश्चन. फोर्स F ने कितना वर्क किया? तो फोर्स F कौन है? मैंने देखो पहले क्या करना चाह रहा था, मैं नेट फोर्स कर रहा था 54 minus 18, लेकिन मुझे उसने बोला है व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स F. अगर वो बोलता व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ 18 न्यूटन, रेजिस्टिव फोर्स ने कितना वर्क किया, तो मैं 18 into 9.5 कर, ठीक है. तो कौन सी फोर्स का वर्क पूछा है वो क्वेश्चन की देखना है आपको. अच्छा देखो यार, ये ग्राफ वाले पार्ट थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्योंकि देखो सारे ग्राफ सिलेबस में नहीं होते. ये ग्राफ आपको सी बक समझ के बनाने होते हैं, उसके लिए कोई ना कोई मैथमेटिकली आपको कोई की पॉइंट समझ में आना चाहिए कि इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, या इसमें क्या होना चाहिए, इसका शेप कैसे. तो 1 मार्क स्कोर करना तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का ग्राफ हो. और जो एक और मार्क होगा, यानी कि जो प्रॉपर फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए शेप ऑफ द ग्राफ जानना, ये अक्सर बच्चों को इसमें मसला होता है, ठीक है. सो मैं कहूंगा इसमें बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी होती है. तो कोई ना कोई पार्ट जरूर ऐसा होगा जो आपको मुश्किल लगेगा, जैसे ये 1 मार्क के लिए, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा. एनीवेज, तो कह रहे हैं ऑन द फिगर 2.2 स्केच द ग्राफ टू शो द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द वर्क डन बाय फोर्स F. सी ये कौन सी फोर्स की बात हो रही है? 54 न्यूटन वाली फोर्स, उसको उसने एस्टैब्लिश किया था F फॉर द मूवमेंट ऑफ द ट्रॉली फ्रॉम X to Y, ठीक है. तो वो X to Y जब ट्रॉली आ रही है, तो 54 न्यूटन वाली जो फोर्स है उसका वर्क डन का आपको ग्राफ बनाना है. न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड. तो एक दफा आप सोच लें आप कैसे ग्राफ बनाएंगे. मुझे बताओ, ये फोर्स कांस्टेंट है? फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं, है ना. 54 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इसको वर्क कर रहा है. तो एक दफा आप लोग सोचें कि आप किस तरह का ग्राफ बनाने का सोचें. वर्सेस टाइम, ठीक है. तो 0 सेकेंड्स पे तो कोई वर्क नहीं हुआ हुआ, क्योंकि अभी तो फोर्स लगना शुरू ही नहीं हुई, तो वर्क डन भी नहीं होगा. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वर्क डन बढ़ता जाएगा. क्योंकि क्यों वर्क डन बढ़ता जाएगा? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस. डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो वर्क भी बढ़ता जाएगा. फोर्स तो कांस्टेंट है, तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. जिस तरह डिस्टेंस बढ़ेगा उस तरह वर्क बढ़ेगा. अब आप मुझे बताएं कि डिस्टेंस लीनियरली बढ़ रहा है, यानी कि कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, तो वर्क डन भी कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगा. लेकिन क्या डिस्टेंस कांस्टेंटली बढ़ रहा है? ये जरा आप देख के बताएं. क्या ये कांस्टेंट स्पीड वाली जर्नी है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली जर्नी? किस तरह की जर्नी है? बहुत, मैं इसको जरा वापस से समझा रहा हूँ. वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. 0 सेकेंड्स के ऊपर एट t इज इक्वल टू 0, वर्क इज 0. तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो, क्योंकि क्यों वर्क 0 है? बिकॉज डिस्टेंस इज 0. बिकॉज, चलो इसको प्रॉपर समझाते हैं आपको. प्रॉपर समझाएं आपको तो सुने. मैं ये रेस कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे वर्किंग कर सकूँ. एट t equals to 0, distance traveled is 0, hence
वर्क डन इज ऑल्सो 0 जूल। सही होगी। तो ग्राफ स्टार्ट होगा ओरिजिन से। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स तो है कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये है कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल। याद है मैंने बोला था मैथमेटिकल रिलेशनशिप, जब भी कोई फॉर्मूला हो उसमें दो चीजों का रिलेशनशिप जानना हो तो बाकी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। याद है ये वाली एग्जांपल मेरी, ए बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ए और डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, शर्त ये है कि बी और सी कांस्टेंट। तो जब तक बाकी चीजें कांस्टेंट ना हो आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते। तो क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है 54 न्यूटन, तो वर्क और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगा, अगर, तो वर्क भी कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगा। डिस्टेंस कांस्टेंट रेट पे जब बढ़ता है अगर कांस्टेंट स्पीड हो गाड़ी की, ट्रॉली की। अब गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट तो नहीं है, कांस्टेंट स्पीड होती है तो डिस्टेंस कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है, वर्क भी कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है। डिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है या डिक्रीजिंग रेट? डिस्टेंस, ये आप देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि गाड़ी की एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, यानी कि सॉरी, गाड़ी की एक्सेलरेशन 0.5 की उससे बढ़ती जा रही है, यानी उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट स्पीड नहीं है, इंक्रीजिंग स्पीड है। तो इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब है डिस्टेंस जो बढ़ेगा वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस जो बढ़ेगा वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, तो वर्क भी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना चाहिए। तो इसका स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? इस तरह का स्लोप। दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। अब मैंने बोला था ना 1 मार्क स्कोर करना आसान है, तो ये तो आई होप आप लोग वैसे भी कर सकोगे कि यार 0 सेकेंड्स पे वर्क तो 0 होगा, जैसे टाइम बढ़ेगा वर्क बढ़ेगा। तो कोई बच्चा ऐसा ग्राफ बनाए उसको भी 1 मार्क मिलेंगे, कोई ऐसा ग्राफ बनाए तो उसको भी 1 मार्क मिलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्राफ बना दे तो उसको, ये नहीं सॉरी, ऐसा ग्राफ बना दे, अब उसको 2 मार्क, ग्रीन वाले को 2 मिलेंगे, बाकी दोनों को एक एक। ठीक होगी बात? अगला क्वेश्चन जरा पढ़े, मैं एक कॉल अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अगला पार्ट सी पढ़े और मैं एक सेकंड कॉल अटेंड। तो पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? पार्ट सी में कह रहे थे एंगल ऑफ द स्लोप इज कांस्टेंट, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हील ऑफ द मूविंग ट्रॉली आर आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप, जो एंगल का स्लोप है वो भी कांस्टेंट है, फिर जहाँ पे ट्रॉली नीचे आ रही है ये वाले एंगल की बात है। ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ इरेज करके बताऊं तो वो ये वाला एंगल है, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल की बात हो रही थी, ये कांस्टेंट है और फ्रिक्शन फोर्स भी कांस्टेंट है। Explain why in practice it is incorrect to assume that the total resistive force opposing the motion is constant as the trolley moves between x and y। कह रहे बताओ कि ये एज्यूम करना क्यों गलत है कि रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट है। जो रेजिस्टिव फोर्स थी ना 54 माइनस 18 वाली, जो 18 न्यूटन, ये जो रेजिस्टिव फोर्स है, कह रहा है ये एज्यूम करना क्यों गलत है कि टोटल रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट है। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स तो फिर आप एज्यूम कर लो कि कांस्टेंट है, लेकिन टोटल रेजिस्टिव फोर्स में और क्या आती है? ए रेजिस्टेंस भी तो आती है। टोटल रेजिस्टिव फोर्स also includes a resistance which increases with speed। रिमेंबर ए रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करती है, तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर। स्काई डाइवर की जर्नी याद है, पैराशूट खोलता है रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और जैसे जैसे वो गिर रहा होता है उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, ए रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है। तो टोटल रेजिस्टिव फोर्स आल्सो इंक्लूड्स ए रेजिस्टेंस which increases with speed। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी, बल्कि टोटल रेजिस्टिव फोर्स इन प्रैक्टिस, इन एक्चुअल, तो इंक्रीज होती रहेगी बिकॉज ए रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद स्पीड। ठीक है, ये है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखो एक पेंडुलम का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? पेंडुलम जो है उस द स्फीयर स्विंग्स फ्रॉम साइड से, हाँ इसका मोमेंटम दिया हुआ है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम। ये है मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि जब वो एक्स पर है, when the pendulum is at x, it is totally moving horizontally। At one instant the sphere is at lowest position x, x पे वो lowest position पे जहाँ उसकी kinetic energy maximum होगी 0.86। ठीक है, and momentum is this।
in a horizontal direction. Short time later, the sphere is at position Y, where it is momentarily stationary at maximum. Okay, the string has a fixed length and negligible weight. Draw a solid line to represent the displacement. Okay, ये तो पहले बात है, ये तो O levels की बात है. X और Y में अगर मैं आपसे बोलूं एक लाइन बनाओ डिस्प्लेसमेंट शो करने के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन में होती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करती है, ऐसा ही होता है ना. तो आप सेंटर ऑफ स्फीयर एक्स और सेंटर ऑफ स्फीयर वाई, जो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है, को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, तो ये है आपके पार्ट 1 का फजूल बच्चों वाला डिस्प्लेसमेंट. हाँ, डिस्टेंस कौन सा है? वो ये एरो से, इन्होंने कर्व्ड एरो से शो किया, दिस इज द डिस्टेंस. लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. ठीक है, तो दोनों के स्फीयर्स के सेंटर्स को आप ज्वाइन कर दें. ओके, नेक्स्ट, शो दैट द मास ऑफ द स्फीयर. ये है, आपको मास शो करना. 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसका मतलब वन लाइनर नहीं होगा, इट विल बी ऑफ 2-3 लाइंस प्रॉब्लम. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इजी सा फॉर्मूला है मास के लिए, क्योंकि मोमेंटम में भी मास आता है, काइनेटिक एनर्जी में भी मास आता है. क्या हमारे पास स्पीड है एक्स के ऊपर? नहीं. डू यू हैव द स्पीड एट एक्स? लेट्स से मैं एक्स के ऊपर मोमेंटम, मुझे पता है ना एक्स के ऊपर मोमेंटम है 0.72. यहाँ पे आपको मास निकालना है, आपको वेलोसिटी भी नहीं पता, वरना मैं मोमेंटम का फॉर्मूला यूज कर लेता, मास इनटू वेलोसिटी. अच्छा, वेलोसिटी नहीं पता, लेकिन मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है. काइनेटिक एनर्जी कितनी पता है? काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है, वो है 0.86. और काइनेटिक एनर्जी में वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.86. ठीक है. अच्छा, अब जरा गौर से देखो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर में एम वी अलग कर रहा हूँ. ये क्यों मैंने अलग किया एम वी? क्या लगता है आप? Why have I separated this mv here? क्योंकि ये mv का मतलब होगा मोमेंटम. अग्री? हाफ इंटू मोमेंटम इंटू वी इक्वल टू 0.86. अब ये मोमेंटम गिवन है कि नहीं गिवन? एक्स के ऊपर गिवन है, एक्स के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी गिवन, यहाँ से वी आ जाएगा. तो हाफ इंटू 0.72 इंटू वी, तो मास की जरूरत नहीं पड़ी. अच्छा, मास निकालना था, सॉरी, मैं वी निकालना शुरू हो गया. तो एक काम करने, पहले वी निकालना फिर मास निकालना. ठीक है. हाफ इंटू 0.72 इंटू वी इक्वल टू 0.86. यहाँ पे इसकी v आ जाएगा आपके पास x के ऊपर. एट दिस पॉइंट यू विल फाइंड v आ जाए, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और आपके पास मास आ जाएगा. ठीक होगी बात? तो इस तरह किया जा सकता है इसको. और भी तरीके हो सकते हैं, बट लेकिन इससे आप कर लेंगे ज्यादा बेहतर. एक अक्सर कभी कभार डेरिवेशन एक दफा आई हुई है काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ करने वाली, और मोमेंटम के दरमियान रिलेशनशिप, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के रिलेशनशिप के लिए. तो फॉर एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. अगर मैं यहाँ से v को सब्जेक्ट बना लूँ, तो v हो जाएगा p अपॉन m, और इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ m, v की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर लूँ? p अपॉन m. तो ये बन जाएगा हाफ एम पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर. एक एम से कैंसिल, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m. काइनेटिक एनर्जी, ये एक डेरिवेशन है, जो कि इस तरह की तो कोई भी डेरिवेशन आ जाती है, आ सकती है. यानी मैं ये नहीं बोल सकता कि सिलेबस का पार्ट है, हाँ ये बोल सकता है कि ये आई भी है एक दफा. तो मैं वापस से बता देता हूँ, एक दफा क्वेश्चन आया था, प्रूफ करो. क्या प्रूफ करो? काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर अपॉन 2m. ये प्रूफ करो. एक दफा आया था ये क्वेश्चन. अच्छा, तो कैसे प्रूफ करना था? आपने लिखा के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी. यहाँ से जरा v को सब्जेक्ट बना लें, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन मास, और इसको सब्स्टिट्यूट कर दें उठा के ये वाले जगह, ये हो जाएगा के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर में जो v है, v की जगह आप लिख लें p अपॉन m, और बस सिंप्लीफाई करें और आपके पास आंसर आ जाएगा. इट्स टू बी हाफ एम पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एक m कैंसिल, पी स्क्वायर अपॉन 2m. ठीक हो गई बात? इस तरह कुछ भी हो सकता है. एनीवेज,
तो सब समझ में आ चुका है कि मैंने क्या किया है, मैंने मास प्रूफ करना है। तो आई होप यहाँ से मास आ जाएगा। अगर आप यहाँ से v निकालेंगे तो आपका v आ जाएगा 2.4, और जब इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.72 अपॉन 2.4, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3 किलोग्राम। ओके, अब हाइट निकालनी है, कैलकुलेट एज। ये कैसे निकलेगी? मैं पहले देख लूँ कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एज। यानी कि ये निकालने के लिए आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं आई थिंक, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस आएगा, क्योंकि आपको पता है ना y पे स्पीड जीरो आई, उसने कहीं ना कहीं बोला होगा स्पीड एट y इज जीरो। इसका मतलब ऑल द के इज कन्वर्टेड इनटू जीपीई, और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होनी चाहिए। तो देख लें, y पे बोला है कि उसकी स्पीड जीरो है। देखें, बोला इट्स मोमेंटेरिली स्टेशनरी एट अ हाइट h अबव। मोमेंटेरिली स्टेशनरी मतलब उसकी सारी की सारी के खत्म हो चुकी है और वो जीपीई में कन्वर्ट हो गई। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। सो आई शुड राइट, पहले तो इसको इरेज कर दें, ये एक्स्ट्रा बात थी। अच्छा जी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो लॉस इन के ई शुड बी द गेन इन जीपीई। ठीक है, तो इट शुड बी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, राइट। अब m और m क्या हो जाने चाहिए? कैंसिल। अच्छा जी, हाफ v कितना है? जीरो। u कितना है? हम निकाल चुके हैं। u कितना निकाला था? 2.4, यानी कि लोएस्ट पॉइंट पे जो उसकी स्पीड थी 2.4 थी, इज इक्वल्स टू 9.81 इंटू एच। यहाँ से आपके पास आ जाएगा एच। ठीक है, तो एच इज गोइंग टू बी वट एवर। ठीक है, ये यहाँ से आपके पास एच आ जाएगा। ओके, अच्छा लॉस के लिए माइनस कर लें यहाँ पे, ताकि ये माइनस कैंसिल हो जाए। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो जाए। यहाँ से आपके पास एज आ। अच्छा, जरा एज कैलकुलेट कर लें आप लोग, क्या आ रहा है? 2.4 स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 9.81, तो ये आ जाना चाहिए कुछ, कितना आ जाना चाहिए? 0.29। ठीक है, यूं भी कर सकते हैं या दूसरा यूं भी कर सकते हैं कि यार कितनी मैक्सिमम के ई क्या थी? मैक्सिमम के ई थी 0.86, राइट, जूल। उसका मतलब जो मैक्सिमम जीपीई होगी वो भी क्या होगी? 0.86 जूल। तो पॉइंट वाई पे जब मैक्सिमम जीपी है, यहाँ पे जीपीई भी कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे इस पॉइंट पे जीपीई होनी चाहिए 0.86 जूल। ठीक है, दूसरा तरीका है, तो आप यहाँ लिखेंगे 0.86, जो कि मैक्सिमम जीपीई है। क्योंकि मैक्सिमम के ई है तो मैक्सिमम जीपी भी होगी, क्योंकि सारी की सारी के ई जीपी में कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ पे आप लिख लें एम इंटू जी इंटू एच। तो एम भी पता है आपको 0.3, जी भी पता है 9.81, वो दोनों को वहां जाके डिवाइड कर दें तो भी एच आ जाएगा। ठीक है, 0.29 meters. Okay, next part है the distance between point P and the center of the sphere is 0.93. ये कौन सा डिस्टेंस है? वो ये वाला डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कहना है आप। When the sphere is at position y, the string is at an angle theta to the vertical. Show that theta is 47. आपको शो करना भाई ये थीटा 47। ठीक है, ओके, थीटा 47 शो करना है। तो यार ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? ये है 1 मार्क का क्वेश्चन। 1 मार्क के लिए आपको पता होना चाहिए, कोई लंबे चौड़े फॉर्मूले लग के सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी जैसे यहाँ हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सही है? तो क्या करने वाले हैं हम लोग? सिर्फ मैथ्स लगाने वाले हैं। सिर्फ मैथ्स लगा के देखें ये थीटा कैसे निकालेंगे। आपको थीटा शो करना है 47, वर्टिकल हाइट आपके पास है 0.93, और देख लो और कौन सी हाइट वगैरह है, क्या करेंगे कि आप ये एंगल प्रूव कर सके। 7 क्या प्रूव करना है? एंगल आपको प्रूव करना है एंगल टू बी 47। ओके, तो ये देखें, थोड़ा 2 मिनट में जगह क्लियर कर लो। ओके, अब ये देखो, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊंगा। ठीक है, ये देखें, ये ट्राइंगल चेक करें, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है, ट्राइंगल बनाया।
ये एंगल आपको प्रूव करना है थीटा 47। ये जो लेंथ है ये है 0.93, ये मेंशन है। अच्छा ये 0.93 है, तो आपको एंगल चाहिए ना, एंगल चाहिए। ओके, ये भी 0.93 होगी बाय द वे, है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग की लेंथ तो वही रहेगी और आपको एंगल प्रूफ करना है। ओके ओके ओके, कोसाइन रूल क्या लगा सकते हैं हम? हमारे पास एक्स वाई की लेंथ नहीं है, लेकिन हमारे पास देखो एज है, वी हैव दिस एज, इसका कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल हो रहा होगा। ये देखो, ये हमें पता है ये है 0.29। हाँ ये देखो, हो जाएगा हो जाएगा। अब देखो, थोड़ी सी मैथ्स की रिक्वायरमेंट थी और कुछ भी। मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्राइंगल यूं कंप्लीट कर लूँ, मैं इसको किसी और कलर से बना रहा हूँ। ये देखो, लुक एट दिस, लुक एट दिस, ठीक है। मैं इस ट्राइंगल को रीड्रॉ कर रहा हूँ, ये देख, ये वाला ट्राइंगल बना। ये क्योंकि ये है राइट एंगल ट्राइंगल, सही। राइट एंगल ट्राइंगल में सो का टू इजीली लग सकता है, मैं बजाय इसके कि साइन कोसाइन के चक्करों में पड़ जाऊं, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं। तो ये देखो, ये हमें पता है ना कि ये हाइट 0.29 थी, ये हमको पता ही है, अभी हमने पिछले पार्ट में प्रूफ किया है कि ये हाइट कितनी है, 0.29 मीटर्स। अच्छा, और ये पूरी है 0.93, तो इन दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी 0.93 माइनस 0.29। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, मानते हैं आप लोग? तो ट्राइंगल की एक साइड आ जाएगी आपके पास जो कि एडजेसेंट है ट्राइंगल, और ये जो है जब एडजेसेंट आ गया, और ये वाली साइड पूरी कितनी है जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये है 0.93, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो सेम रहेगा ना। तो मैं ये ट्राइंगल अगर यहाँ रीड्रॉ करूँ, ये देखें, एक ये और एक ये 90 डिग्री, ये होगा 0.93, ये है 0.93 माइनस 0.29 कितना होता है, 0.74। नहीं, 0.64 कितना होता है, ये देखना 0.64, ये एंगल प्रूफ करना। तो ये हो गया एडजेसेंट, ये हो गया हाइपोटेनस। एडजेसेंट और हाइपोटेनस यूज करके आप कौन सा रूल लगाएंगे, कॉस लगाएंगे। तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट, आई होप मैंने ये माइनस सही किया है, 0.93 माइनस 0.29 को अपॉन 0.64 अपॉन 0.93, फिर इसका आप करेंगे कॉस इनवर्स, तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 47, कॉस इनवर्स करने के बाद 47। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ रहा है? जी भाई। ओके, फिर कह रहे फॉर द स्फीयर एट पोजीशन y कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इट्स वेट अबाउट p। अच्छा, इसका मोमेंट निकालना है, मोमेंट नॉट मोमेंटम, ठीक है। मोमेंट, मोमेंट का फॉर्मूला होता है, क्या है मोमेंट का फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। ओके, फोर्स यहाँ पे कौन होनी चाहिए, वेट, उसने खुद बोला है। वेट वर्टिकल है तो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वेट तो वर्टिकल होता है। कहाँ तक हॉरिजॉन्टल, कहाँ से लेकर कहाँ तक, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके पिवट तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। ओके, वेट दिया हुआ है, आ जाए जरा देख लेते हैं पेंडुलम को। तो ये इसका वेट है, मैं इसको रीड्रॉ करूँ जरा सा, रीड्रॉ इट ऑल अगेन। आवाज आ रही है भाई मेरी? ओके, तो ये देखो, ये इसका वेट है और पिवट यहाँ है, ये पिवट है राइट, जहाँ से वो हिंज हुआ हुआ है। ये डिस्टेंस आपको चाहिए, ये है हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेट से लेके पिवट तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। वेट हमें दिया हुआ है क्योंकि हमें मास पता है 0.3 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 9.81, आपके पास वेट आ जाएगा, ठीक है। और जो है डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा, वो ट्राइंगल आपके पास था तो ट्राइंगल से कर ले, जैसे भी कर ले। तो ये 0.93 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये 0.64 है, ये 0.93 है। पाइथागोरस थ्योरम से निकालना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालना, या
सोकाटुआ से लगाना चाहिए क्योंकि ये आपको पता है 47 डिग्री। तो दोनों तरीके से ही हैं। आप इससे ये इसको मोमेंट आर्म बोलते हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा मोमेंट का। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं और सोकाटुआ से भी लगा सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल आपके पास बना। लास्ट पार्ट है इसका, उसके बाद मैं ये खत्म कर रहा हूँ। वह state and explain whether the sphere is in equilibrium when it is stationary at position y। क्या ये इक्विलिब्रियम है? याद है इक्विलिब्रियम होने के लिए दो कंडीशंस थी, एक थी सिग्मा एफ यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होनी चाहिए और एक रिजल्टेंट मोमेंट जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या ये आपके ख्याल से इक्विलिब्रियम में है? तो देखो रिजल्टेंट फोर्स तो नहीं लग रही इसके ऊपर, तो यहाँ ये तो कंडीशन मीट हो रही है, लेकिन ये कंडीशन मीट नहीं हो रही क्योंकि अभी अभी आपने ऊपर एक रिजल्टेंट मोमेंट निकाला। तो अब लिखेंगे कि भाई इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, not in equilibrium because the resultant moment is not zero, not in equilibrium because resultant moment is not zero, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चंस थे जो कि आज आप कर सकते थे। इसके अलावा जो है वो आपके आपके अभी तक मिड टर्म के सिलेबस में नहीं है। न्यूक्लियर फिजिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है और एक वो है वेव्स, ठीक है।